हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 45 होने वाला है वो एज यूजुअल होने वाला है फुल फ्लैज क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमारा प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अपना बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था और आज की क्लास में भी हम सेम फुल फ्लैज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। और बेटा ये जो क्वेश्चन की नंबरिंग है ये आप अपने हिसाब से बेटा डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए रैंडमली लाता हूँ। जो भी मुझे सही लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से अप टू द माई एक्सपेक्टेशंस, वो मैं यहाँ पर लाकर आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। बट क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए मेरे बच्चे आप इनकी नंबरिंग खुद से कर दीजिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, जिससे कि जब आप कल के दिन रिविजन्स करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि इस तरीके से है कि एनएसजी हमारे पास 3 पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन तीनों पार्टनर्स के बीच का वो है 2:3:5। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वाज इज अंडर, और बेटा 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर दी गई। बैलेंस शीट के बेटा लाइबिलिटी साइड में इन्होंने हमें दिया है कि क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,65,000 के, जनरल रिजर्व है हमारे पास बेटा 90,000 का, कैपिटल हमें दी है बेटा एनएसजी की 2,25,000, 3,75,000 एंड 4,50,000। टोटल नहीं करा है तो बेटा आप इसका टोटल कर दीजिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, तो आप इसको टोटल कर दीजिए। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ ना तो ये आएगा 2,25,000 प्लस 3,75,000 प्लस 4,50,000। ठीक है, तो ये आ रहा है 10,50,000। ठीक है, ओके। और इसी के साथ बेटा आपका लाइबिलिटी का टोटल हो गया 13,05,000। फिर कैश बैलेंस बेटा आपको दिया एसेट साइड 1,20,000। डेटर्स बेटा मैंने आपको दिए हैं 1,35,000, बट हमें अपने कुछ डेटर्स पे बेटा शक हो रहा था, डाउट हो रहा था कि शायद कुछ डेटर फ्यूचर में बैड डेट बन सकते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हम आज ही बेयर कर रहे हैं बाय मेकिंग अ प्रोविजन। हम ऑलरेडी एक प्रोविजन बना रहे हैं, तो पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा है, बट अंडरस्टूड होना चाहिए कि प्रोविजन यहाँ पर है तो इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा या प्रोविजन फॉर बैड डेट, बात एक ही है बेटा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिया है 15,000। नेट डेटर्स आपको दिए हैं बेटा फिर बाहर कर कर 1,20,000। ठीक है, स्टॉक आपको दिया अनसोल्ड गुड्स बेटा 1,50,000। मशीनरी आपको दी है बेटा 4,50,000 के। पेटेंट्स आपको दिया है 90,000। बिल्डिंग आपको दी है बेटा 3 लाख रुपीज की। और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया है 75,000। तो बेटा मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट में एक आइटम तो था जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड, और एक आइटम था एसेट साइड पीएनएल अकाउंट। इनको मैंने हाईलाइट इसलिए करा बेटा क्योंकि ये जो आइटम है बेटा हमारे, जो ये आइटम है, ठीक है, एक ये जनरल रिजर्व जो है और पीएनएल जो है बेटा, ये हमारे प्रॉफिट लॉस है। जो जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिख रहा है ना, दैट इज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसका करना कुछ नहीं है। जब पार्टनर रिटायर्ड हो रहा होगा, जो कि हमें आगे बता देंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो हम जिस भी दिन रिटायरमेंट हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है बेटा, इस जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेम जो ये पीएनएल अकाउंट आपको एसेट साइड दिखाई दे रहा है बेटा, ये लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा एसेट साइड, हम इसको भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। चार टाइप के प्रॉफिट आपको पता होने चाहिए बेटा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर। बट हमें कौन सा प्रॉफिट दिख रहा था जनरल रिजर्व। पीएनएल अकाउंट में बेटा यहाँ पर हमें लॉस दे रखा था, बट टोटल जो हमारे पास लॉसेस है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है गुडविल, फिर पीएनएल, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फिर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो हमें कौन सा लॉस दे रखा था, पीएनएल अकाउंट। तो हमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम इसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो पीएनएल अकाउंट के नाम का लॉस है एसेट साइड बेटा, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, तो हम इसे अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इसके बाद बेटा इन्होंने बताया कि ऑन द अबव डेट, यानी 31 मार्च 2023 को जी रिटायर्ड हो गया बेटा।
ठीक है, जी पार्टनर रिटायर्ड हो गया, तो जी का शेयर क्या था बेटा 5/10, तो 5/10 से पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है। एंड इट वाज एग्रीड दैट, और ये इन्होंने बेटा एग्री किया, जब जी रिटायर्ड हुआ तो सारे पार्टनर्स ने एग्री किया कि जो डेटर्स हैं वो 6000 के बेड डेट्स हो गए। मतलब जिस दिन उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो पार्टनर ने माना कि यस 6000 के रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, यानी जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, जी पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, उस दिन बेड डेट हो गए। पर पता है बड़े मजे की बात क्या है बेटा, कि बेड डेट हुए तो हैं, आपके डेटर रिड्यूस भी होंगे, हम मना नहीं कर रहे। और अगर डेटर रिड्यूस हो रहे हैं, बेड डेट हो रहे हैं, तो इन्हें कायदे से रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि एसेट आपके कम हो रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है। बट बेटा ये जो नुकसान हो रहा है ना 6000 का, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग, आपने पहले से ही ना प्रोविजन बना रखा था। तो प्रोविजन बना ही इसलिए रखा था क्योंकि आपको अपने डेटर्स पे डाउट हो रहा था कि फ्यूचर में शायद कुछ डेटर पैसे ना दे। तो आपने प्रोविजन बना रखा था 15,000 का बेटा, और आपका बताओ बेड डेट कितना निकल कर आया 6000 का। तो ये जो 6000 के आपके डेटर रिड्यूस हो रहे हैं, आपको जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान अब हम रिवोल्यूशन में नहीं भेजेंगे बेटा, क्योंकि हमने इनके लिए प्रॉपर प्रोविजन बना रखा। हाँ, अगर कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं होता फॉर डाउटफुल डेट, तो यस फिर ये जो 6000 का आपका बेड डेट का नुकसान हुआ है, ये कहाँ जा सकता था, रिवोल्यूशन में। जा क्या सकता था, जाता ये रिवोल्यूशन में। पर मेरे बच्चे, क्योंकि प्रोविजन बनाया है, तो ये जो लॉस हो रहा है 6000 रुपीज का बेड डेट से, ये लॉस किससे सेट ऑफ हो जाएगा, प्रोविजन से। तो प्रैक्टिकली आपको कोई लॉस होगा रिवोल्यूशन में बेड डेट के नाम का, द आंसर इज नो, क्योंकि आपने प्रोविजन मेंटेन कर रखा था। फिर कह रहे हैं आगे कि प्रोविजन आपको 5% से डेटर के ऊपर मेंटेन करना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, मेंटेन करना है। देखो बेटा, एक होता है मेड, क्रिएट। तो जब मेड और क्रिएट शब्द होते हैं ना, तो वहां पे हमें फ्रेश प्रोविजन बनाना होता है। आप देखना, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप पाओगे बेटा, जहाँ पे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम सॉरी क्रिएट कर रहे होंगे, मेड कर रहे होंगे, तो इट मीन्स हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना फ्रेशली बनाना है। बट जब मेंटेन होता है ना, तो मेंटेन का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन पड़ा हुआ है, और बस हम उसे मेंटेन करना चाहते हैं, या तो हम उसे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे या थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, एज दैट। और सबको पता होना चाहिए बेटा कि प्रोविजन ना बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट आपने बचाया है, वो प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से कहीं भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये प्रॉफिट एक फ्यूचर में होने वाले एक सर्टेन एक्सपेंस यानी बेड डेट के लिए बचा के रखा था। तो इसलिए ये जो पैसा प्रोविजन के अंदर होता है ना, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। सर, रिजर्व और प्रोविजन में क्या अंतर होता है, क्योंकि रिजर्व में भी पैसा बचाते हैं, प्रोविजन में भी पैसा बचाते हैं। तो देखो बेटा, रिजर्व वहां यूज होता है, ऐसे बचाए हुए प्रॉफिट के लिए रिजर्व वर्ड यूज होता है बेटा, जो हम सोचते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो अनसर्टेन है, मतलब बिजनेस को भी नहीं पता कि फ्यूचर में वो एक्सपेंस होगा भी कि नहीं होगा। तो जब बिजनेस को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अनंत बेटा एक्सपेंसेस होते हैं, हो सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उन एक्सपेंसेस से लड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्सपेंस ही हो बेटा, फ्यूचर में अनसर्टेन एक्सपेंस हो, फ्यूचर में हमें ग्रोथ भी करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। इसलिए हम रिजर्व बनाते हैं, मतलब रिजर्व आर मेड फॉर अनसर्टेन एक्सपेंसेस। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में वो एक्सपेंस होगा भी कि नहीं होगा, हमें नहीं पता, बट हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेफ जोन के लिए रिजर्व बना देते हैं। बट जो प्रोविजंस होते हैं ना बेटा, वो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंसेस के लिए बनाए जाते हैं, जो एक मेजर एक्सपेंस होते हैं, जिनके होने से बेटा बिजनेस के डिसीजंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वो एक्सपेंसेस फ्यूचर में ना बेटा सर्टेन है, मतलब वो फ्यूचर में ना होंगे, मतलब होंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। चाहे वो कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक्सपेंस फ्यूचर में होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ना जो एक्सपेंस फ्यूचर में अकर होंगे, सर्टेन है, प्रोबेबिलिटी है उनकी, तो ऐसे में मेरे बच्चे हम उनके लिए जो पैसा बचाते हैं उसको प्रोविजन कहते हैं। ओ, तो सर रिजर्व्स आर मेड फॉर अनसर्टेन एक्सपेंसेस विच आर अकर इन फ्यूचर, एंड प्रोविजन आर मेड फॉर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर अकर इन फ्यूचर। यस मेरे बच्चे, एक ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में अनसर्टेन है, अगर आप उसके लिए पैसा बचाना चाह रहे हो तो उसके लिए रिजर्व वर्ड यूज होता है। बट अगर फ्यूचर में अगर कोई सर्टेन एक्सपेंस हो रहा है, आपको पता है कि वो एक्सपेंस होगा ही होगा, और उसके होने से आपके बिजनेस को एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके डिसीजन चेंज हो सकते हैं, तो फिर उस सर्टेन एक्सपेंस के लिए जो आप आज पैसा बचा रहे हो ना, उसे प्रोविजन कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोविजन एंड रिजर्व में। आई होप सो कि आप समझे हो। बाकी तो दोनों लाइबिलिटी ही होती हैं बेटा, और आपको पता है कि ये प्रोविजन मैं लाइबिलिटी साइड लिख सकता था, पर जो
हमारा बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, ज्यादातर वो क्या करते हैं बेटा, प्रोविजन नाम की जो लाइबिलिटी होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर वो किसी एसेट से बिलोंग करता है तो उस प्रोविजन को फिर उस एसेट से लेस कर देते हैं। हाउएवर अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर से लेस ना कर लाइबिलिटी साइड लिख रहे होते ना, तो भी बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि प्रोविजन का रियल नेचर लाइबिलिटी ही होता है। और हमारा बोर्ड क्या करता है, प्रोविजन डेटर से लिंक कर रहे हैं, एसेट से लिंक कर रहे हैं, इसलिए एसेट से ही लेस कर दिया। ठीक है, तो आप चाहे इसको प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड लिखो तो भी सही है, और अगर रिस्पेक्टिव एसेट से लेस कर रहे हो तो भी सही है। पर वही है ना, अगर आपका बोर्ड ऐसा फॉलो करता है प्रोविजन में तो आप भी ऐसा ही फॉलो कर लेना, है ना, ज्यादा डेविएशंस मत रखना। बाकी आपके अपने ऊपर बात है, दोनों ही ट्रीटमेंट सही है, चाहे आप प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड दिखाओ, चाहे आप प्रोविजन को अपने डेटर से लेस करो, दोनों ही ट्रीटमेंट सही है। बोलो क्लियर हो गया? यस। तो कह रहे हैं ना आपको 5% से ना अपना प्रोविजन मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना बेटा, ठीक है, आपके पास ना रियल डेटर्स कितने थे, मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे आपको पैसा मिलेगा। तो देखो, भले ही हमें डाउट ना बेटा, भले हमें डाउट 15,000 के डेटर्स पे था, बट वो पार्टनरशिप फर्म का अपना डाउट था, डेटर्स ने मना नहीं किया था। तो रियल डेटर्स तो 1,35,000 ही थे। तो आज जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है ना बेटा, उस दिन तो आपको पता चल गया ना कि श्योर श्योर बैड डेट कितने हुए, 6,000 रुपए के। श्योर श्योर बैड डेट कितने के हो गए, 6,000 रुपए के। तो बताइए आपके पास प्रैक्टिकली कितने डेटर बचे, 1,29,000 के डेटर्स बचे। बोलो बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोविजन बनेगा ना 5% का जो मेंटेन करेंगे आप, वो 1,35,000 पे 1,20,000 पे थोड़ी करोगे, आप 1,29,000 पे करोगे, क्योंकि जो प्रोविजन बनते हैं ना बेटा डाउटफुल डेट्स के, वो रियल डेटर्स पे बनते हैं। तो पहले तो रियल डेटर्स जिनसे आपको पैसा मिल सकता था, जिनसे आप वसूली करने जाओगे, जिनसे आप पैसा मांगने जाओगे, वो 1,35,000 थे। क्योंकि 6,000 के बैड डेट्स हो गए, डेटर्स ने पूरा पूरा पैसे देने से मना कर दिया 6,000 से, तो अब आपके पास ना डेटर से 1,29,000 रह गए। तो 1,29,000 का अगर आप 5% निकालते हो बेटा, तो ये कितना निकल कर आएगा पता है? 1,29,000 का 5% होता है 6,450। 6,450, यानी आपको जो अब प्रोविजन बनाना है ना बेटा, फ्रेश मतलब जो मेंटेन करना है प्रोविजन, वो करना है 6,450 पे। पर आप एक बार बताओ, आपके बैड डेट कितने के हुए थे, 6,000 के। 6,000 के बैड डेट को किसने झेला, प्रोविजन ने। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रोविजन कितना है आपके पास, 15,000 का। पर बैड डेट जो लेस हुआ प्रोविजन से, क्योंकि प्रोविजन ने झेल लिया आपका बैड डेट का नुकसान, तो आपके पास ना प्रोविजन प्रैक्टिकली अभी बचा कितना है, 9,000। पर आपको उसे करना कितना है, 6,450। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको जो प्रोविजन मेंटेन करना है वो 6,450 का करना है, क्योंकि अब रियल डेटर्स 1,29,000 रह गए। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर रियल डेटर्स 1,29,000 रह गए तो 1,29,000 का 5% कितना होता है, 6,450। बट आपके पास अभी भी प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है, 9,000। तो आपको ना 9,000 से प्रोविजन कितना करना है, 6,450। बताइए आपको प्रोविजन बढ़ाना है कि कम करना है? सर हमें ना प्रोविजन घटाना है, कम करना है। तो पता है प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, मैंने अभी भी बताया था बेटा आपको। तो यहाँ पे ना जो प्रोविजन नाम का जो लाइबिलिटी है, जिसका अमाउंट पहले 9,000 था, अब ना हमें उसे 6,450 करना है। यानी हमें अपनी लायबिलिटी कम करनी है। कितनी कम करनी है, डिफरेंस अमाउंट आप निकाल सकते हो बेटा। 9,000 में से अगर हम लेस करेंगे 6,450, तो डिफरेंस अमाउंट पता है कितना आ रहा है? अगर हम 9,000 से अपने प्रोविजन को कितना करते हैं, 6,450, तो हमें ना अपना प्रोविजन डाउन करना पड़ेगा 2,550 से। और पता है अगर हमारा प्रोविजन 2,550 से डाउन होगा ना, तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर हमारी लायबिलिटी कम होगी तो हमें फायदा होगा बेटा। और ये फायदा कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका कहने का मतलब बेटा पहले पॉइंट का ये था कि आपके ना बैड डेट हुए 6,000 के, बट ना ये आपको लॉस होगा नहीं है, नो डाउट। डेटर तो कम होंगे, क्योंकि पैसे देने से तो मना कर ही दिया है डेटर्स ने 6,000 से, तो वो बैड डेट हो गए, डेटर तो रिड्यूस होंगे। चलो डेटर तो रिड्यूस होंगे, वो बैलेंस शीट में हम करेंगे भी, और वैल्यू 1,29,000 आएगी। पर जो ये डेटर रिड्यूस हुए ना 6,000 से, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से क्या बना रखा था, एक प्रोविजन बना रखा था। तो ये नुकसान किसने झेल लिया, प्रोविजन ने। दैट्स वाई ये 6,000 का बैड डेट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोविजन नहीं बना हुआ होता
तो फिर ये 6000 का जो बैड डेट है ये रिवोल्यूशन में चला जाता है क्योंकि नुकसान होता। बोलो क्लियर है? यस। फिर आपने कहा चलो ये 6000 का बैड डेट है, इससे डेटर हमारे रिड्यूस जरूर होंगे बट हमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, इट्स ओके, सब चंगा है। बट आगे उन्होंने लिख दिया कि 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमने कहा एक्चुअली में 5% प्रोविजन होता कितना है? तो हमने कहा अब हमारे पास रियल डेटर्स कितने हैं, 1,29,000, और अगर हम 1,29,000 का 5% निकालते हैं तो इट विल बी 6,450। बट हमारे पास ऑलरेडी बेटा कितना प्रोविजन बनकर तैयार था, मतलब बचा हुआ था 9,000, क्योंकि 15,000 में से अगर 6,000 का नुकसान बेड डेट का यहाँ से लेस हो गया प्रोविजन से, तो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन 9,000 है। अब 9,000 से अगर आप 6,450 पे जाओगे, प्रोविजन को कम करोगे, तो आपको फायदा हो जाएगा, और वो फायदा हमें कितने से हो रहा है? 2,550 से। यानी फर्स्ट पॉइंट से ना बस इतना ही समझ में आता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस हो रहा है और आपका फायदा हो रहा है, और वो फायदा कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया? अच्छा पॉइंट था ये, इसलिए इसको स्टार मार्क कर देना जब नोट बनाओगे, ठीक है? क्वेश्चन नोट करोगे तो स्टार मार्क बना देना। सेकंड पॉइंट में लिखा है पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। आपको अपने पेटेंट कम्प्लीटली रिटन ऑफ करने हैं। पिछले क्वेश्चन में भी शायद ऐसा ही कुछ आया था कि पेटेंट को वैल्यूलेस हो रहे हैं। यहाँ पे बोल दिया है बेटा पेटेंट को हमने कम्प्लीटली राइट ऑफ करना है, यानी 90,000 से आपका पेटेंट कम्प्लीटली खत्म हो रहा है। तो आपका एसेट बेटा रिड्यूस हो रहा है, तो आपको नुकसान हो रहा है, और अगर आपको नुकसान होगा तो ऐसे में मेरे बच्चे ये रिवोल्यूशन के डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ही आपको अपने स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से, यानी आपको स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग भी घटा देनी है बेटा 5% से। तो ऑब्वियसली बात है आपके एसेट अगर 5% से डेप्रिशिएट होंगे तो आपको नुकसान होगा, और ये नुकसान बेटा कौन बेयर करेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट में चेंज आ रहा है और ये चेंज एसेट में आ रहा है और एसेट बढ़ नहीं रहे घट रहे हैं, तो आपको नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहा एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 के, जिनको अब हमने ना अकाउंट में लेना है, यानी अब हमें कंसिडर करना है। दरअसल ना ये क्रेडिटर ना पहले कभी बेटा क्रेडिटर्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए थे, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। बट नाउ ऑन मेरे बच्चे हमें इन क्रेडिटर्स को कंसीडर करना है। तो अगर ये क्रेडिटर हम अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसे में बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बेटा बिजनेस का नुकसान होगा, और बिजनेस इस नुकसान को बताओ कहाँ दिखाएगी? सर लायबिलिटी में चेंज आ रहा है ना, तो एसेट और लायबिलिटी में जब चेंज आता है तो वो रिवोल्यूशन में जाता है। तो यस, ये जो लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है और लायबिलिटी के बढ़ने से जो नुकसान होगा ये कहाँ चला जाएगा बेटा? रिवोल्यूशन अकाउंट में। फिर कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में कि एनएस अपना फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो शेयर्ड करेंगे 2:3 के रेशो में। अब देखो यहाँ पे ना न्यू रेशो इन्होंने निकाल कर दे दिया, तो बेटा अगर इन्होंने न्यू रेशो यहाँ पर निकाल कर दे दिया तो हमें नहीं पता कि न्यू रेशो इन्होंने रिटायरमेंट के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जो हमने मेथड पढ़े थे, मेथड 1 2, वी डोंट नो कि इन्होंने कौन सा मेथड लगाया है। मेथड 1 लगाया है, ठीक है, न्यू रेशो निकालने का, कि मेथड 2 निकाला लगाया है, अप्लाई करा है, वी डोंट नो। तो जब हमें पता ही नहीं है कि इन्होंने न्यू रेशो कैसे किस मेथड से निकाला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि जब रिटायरमेंट में हमें गेनिंग रेशो निकालना होता है तो हमें न्यू रेशो निकालना होता है पहले, और न्यू रेशो निकालने के 2 मेथड होते हैं। बट क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी न्यू रेशो दिया है तो वी डोंट नो कि इन्होंने ये न्यू रेशो कहाँ से निकाला है। तो हम यहाँ पर ना बेटा मैंडेटरी होगा हमारे लिए कि यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। क्योंकि अगर ये हमें ना बेटा न्यू रेशो नहीं देते ना, तो हम खुद से निकाल सकते थे न्यू रेशो बाय अप्लाइंग मेथड 1 एंड 2, एंड फिर उसी अकॉर्डिंग हम स्मार्ट वर्क लगाकर अपना गेनिंग रेशो निकाल सकते थे। पर क्योंकि इन्होंने न्यू रेशो दिया, हमें नहीं पता कौन से मेथड से इन्होंने अप्लाई कर कर ये न्यू रेशो निकाला है, कोई मेथड लगाया भी है कि नहीं लगाया है, कि रेंडमली दे दिया, हमें नहीं पता। इसलिए हमें यहाँ पर बेटा गेनिंग रेशो कंपल्सरी होगा निकालना, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दे दिया है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। तो आपको पता है फर्म की गुडविल क्यों दी है? फर्म की गुडविल आपको इसलिए दी है कि आप यहाँ से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालो, और फिर रिटायरिंग पार्टनर क्योंकि सेक्रीफाइस पार्टनर होता है, क्योंकि वो अपना शेयर बिजनेस में छोड़कर जा रहा है बेटा, तो ऐसे में हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं। बट रिटायरिंग पार्टनर क्योंकि अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, उसका शेयर कौन ले रहे हैं बेटा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी रिमेनिंग पार्टनर्स, और यहाँ रिमेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे बेटा? एन एंड एस, क्योंकि जी रिटायर्ड हो रहा है तो जी का शेयर कौन ले लेंगे? एन एस। तो जो एन और एस पार्टनर है बेटा वो गेनिंग पार्टनर्स हैं, और वो गुडविल पे करेंगे पर्सनली किसको? जी पार्टनर को। तो यहाँ पार्टनर टू पार्टनर ट्रांजेक्शन है तो कैपिटल के थ्रू गुडविल पे करी जाएगी एनएस के द्वारा किसको? जी को, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है कि जनरल एंट्री करें
फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जी रिटायरमेंट। देखो अगर बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाने थे, ठीक है, आपको सिंपली जर्नल एंट्री पास करनी थी। बट यहाँ पर मेरे बच्चे हम अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हम बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं है, तो हम यहाँ पर ना प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्वेश्चन भी करेंगे, प्रॉपर अकाउंट वगैरह भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे। बट यस, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स में होते तो बस बेटा हमें उतना ही करना फिर जितना क्वेश्चन ने हमें बोला है। बट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चे हम यहाँ पर अकाउंट वगैरह भी प्रॉपर सारी चीजें बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलो आगे चलो। तो देखो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, मैंने वर्किंग नोट में कुछ चीजें ऑलरेडी फिलअप करके रखी हैं और कुछ चीजें नहीं करी हैं, तो उनको हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे प्रोसीड होते रहेंगे तो फिलअप करते रहेंगे। तो देखो हमने अपने आंसर में ना बेटा सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करा है, क्योंकि सीक्वेंस यही होता है, पहले वर्किंग नोट, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर करा और वर्किंग नोट में ना बेटा हमने गेनिंग रेशियो निकाला। यू नो कि ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? तो ओल्ड रेशियो ना क्वेश्चन में हमें दे रखा था, ओल्ड रेशियो हमारे पास था 2:3:5। तो मुझे बताओ, हमने यहाँ पर ओल्ड रेशियो पुट किया जो कि एनएसजी का था 2:3:5। फिर हमने लिखा न्यू रेशियो, क्योंकि यहाँ न्यू रेशियो भी दे ही रखा है बेटा हमें 2:3, तो हमने कॉपी किया और यहाँ पे न्यू रेशियो पेस्ट कर दिया। फिर बेटा हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि गेनिंग रेशियो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्म की गुडविल गिवन है और रिटायरिंग पार्टनर गुडविल पे करनी है और वो गेनिंग पार्टनर्स ही करेंगे एनएस, तो हमें गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एन और एस का जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो बताइए एन और एस का न्यू रेशियो क्या है? 2/5, 3/5। और ओल्ड रेशियो क्या है बेटा एन एस का? एन का ओल्ड रेशियो था 2/10 और एस का ओल्ड रेशियो था 3/10। बाकी बेटा एलसीएम आप ले सकते हो, एन का भी बेटा एलसीएम होगा 10 और एस का भी एलसीएम होगा 10। बाकी आप सॉल्व करोगे तो एन का ना बेटा अल्टीमेट आंसर आएगा 2/10, और ये पॉजिटिव का आ रहा है क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2/10 आएगा। ठीक है बेटा, ये एलसीएम ना सॉल्व करना सबको आना चाहिए, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये एलसीएम निकालना सिखाया था, हर जगह पे बेटा मैं एलसीएम बताता हूँ, आज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम सबको आना चाहिए। तो बताइए 4 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव का 2 ही तो बचेगा, 2/10। और अगर ये पॉजिटिव है मेरे बच्चे तो इट मीन्स कि ये गेनिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है। बात करी जाए बेटा एस पार्टनर की, तो एस पार्टनर का आंसर भी बेटा पॉजिटिव में ही आ रहा है 3/10, क्योंकि 6 - 3 करते हैं तो पॉजिटिव का 3/10 आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी गेनिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बेटा। तो टेम्पररी एक गेनिंग रेशियो ओपन हो जाएगा एनएस का, जो कि होगा 2:3। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो सेम न्यू रेशियो की तरह ही आ गया, पर बेटा देखो हमें नहीं पता था ना, क्योंकि जब न्यू रेशियो दिया हुआ होता है ना तो हमें खुद नहीं पता होता कि ये न्यू रेशियो इन्होंने किस मेथड से दिया है या रेंडमली दे दिया है। यहाँ पर ना बेटा हमारा गेनिंग रेशियो अगर न्यू रेशियो से मैच कर रहा ना तो ये बस एक इत्तेफाक है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। इसलिए याद रखना, अपने एक प्रो टिप बनाकर चलना कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा? गेनिंग रेशियो निकालना होगा। फिलहाल यहाँ पर तो आपका गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर ही आया है, जो कि एक कोइंसिडेंट था, हर बारी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर सेकंड पॉइंट में बेटा हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बताइए फर्म की गुडविल कितनी थी? फर्म की गुडविल 90,000 थी, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया था 90,000। हमने बस बेटा यहाँ कॉपी पेस्ट किया, देख रहे हो दिमाग कुछ भी नहीं लगता। जी शेयर ऑफ गुडविल, और बेटा यहाँ पर ना हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल रहे हैं, जी इसकी गुडविल निकाल रहे हैं। तो बताइए अगर पूरे फर्म की गुडविल 90,000 है और जी का शेयर क्या है बेटा 5/10, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये बचा 9,000। 9,000 की मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। और बताइए जी को गुडविल देंगे कौन? जी को गुडविल देंगे एन और एस। तो यहाँ लिखा भी है बेटा देखो कि एन्स विल गिव एंड एस विल गिव। तो एन कितनी गुडविल देगा? तो एन बोलेगा देख भाई जी तेरे को गुडविल कितनी मिलनी चाहिए 45, बट मैं तो कितने से गेन कर रहा हूँ? मैं तो गेन कर रहा हूँ 2/5 से, 2/5 से। ठीक है, क्योंकि अगर हम गेनिंग रेशियो को ऐड करते हैं तो टोटल गेनिंग रेशियो होगा 5, बट 5 में से एन कितना टाइम गेन करा था? 2 टाइम्स, तो दैट इज नोन एज 2/5। सॉल्व करेंगे तो एन कह रहा है मैं पर्सनली गुडविल कितनी दूंगा 18,000, और एस बोल रहा है देख भाई जी तेरे को भी गुडविल कितनी मिलनी चाहिए 45, बट मैं तेरे को कितनी दे सकता हूँ? जितने से मैं गेन कर रहा हूँ 3/5 से। तो अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा 5 से वही है 45, 9,000 टाइम जाएगा एंड 9 3 जा 27।
तो आपने ना देखो बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ पर निकाल लिया कि एन को मेरे बच्चे कितनी गुडविल देनी है और एस को कितनी गुडविल देनी है, 0। ठीक है ना। तो देखो ये वर्किंग नोट्स होते हैं और हमें इन्हें प्रिपेयर भी करना होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम अपने सेकंड पॉइंट में, जहाँ पे हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड सबको पता है रिवोल्यूशन की एक्सपेंस साइड की होती है बेटा, और क्रेडिट साइड जो रिवोल्यूशन की होती है वो इनकम्स की होती है, क्योंकि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी यही बोलते हैं बेटा कि सारी इनकम्स क्रेडिट होंगी और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, क्योंकि इस रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी से होने वाले चेंज का फायदा नुकसान आता है। दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट एक तरीके से पीएनएल एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसका निकनेम है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर आ जाए प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो समझ जाना कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो पहला पॉइंट हमारा बेटा किसका था, डेटर से रिलेटेड। तो 6000 के जो बैड डेट हुए वो हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो नुकसान कौन झेल लेगा, प्रोविजन। तो ये बैड डेट का नुकसान हमारे रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, प्रोविजन नहीं होता तो जो ये बैड डेट हुए फिर ये नुकसान आपके रिवोल्यूशन में आते हैं, क्योंकि तब आपके डेटर्स रिड्यूस हो रहे थे, आपको नुकसान हो रहा था, कोई प्रोविजन आपने नहीं बना रखा था, तो ये रिवोल्यूशन झेलता। पर क्योंकि प्रोविजन बना रखा था तो ये नुकसान किसने झेल लिया, प्रोविजन ने, तो ये रिवोल्यूशन में नहीं पहुंचेगा। फिर हमने बेटा प्रोविजन बनाना था, 5% का मेंटेन करना था। तो हमने देखा कि हमारे पास 15,000 का ऑलरेडी प्रोविजन था, 6,000 का बेटा इसमें से बैड डेट लेस भी हो गया, तो भी हमारे पास अभी भी कितना प्रोविजन एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, 9,000 का प्रोविजन हमारे पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है। बट हम ये देखना चाहते हैं कि 5% जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, यानी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कि 5% से प्रोविजन मेंटेन करना है, एक्चुअली में 5% होता कितना है। तो हमने कहा अब हमारे पास रियल डेटर्स कितने बचे, 29, क्योंकि 1,35,000 के रियल डेटर्स थे पहले पुरानी बैलेंस शीट में, पर क्योंकि 6,000 के बैड डेट हो गए, 6,000 से डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो अब डेटर 1,29,000 बचे। 1,29,000 का 5% कितना होता है बेटा, 6,450। हमें पता चला हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 9,000, बट हमें पहुंचना कहां पर है, 6,450 के प्रोविजन पे, यानी हमें अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस करना है। और प्रोविजन क्योंकि हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी होती है बेटा, तो यहाँ पर हम लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कितने से रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, 2,550 से। तो ये हमारा बेटा फायदा हो गया, और इस फायदे को बेटा हम अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको लिखेंगे हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। ठीक है, और कितने से बेटा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस हो गया, 2,550 से। बोलो क्लियर हो गया बात, हाँ सर क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। जो पेटेंट है ना बेटा, जो आपके इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, ये एक तरीके का लाइसेंस होता है जो हम टेक्नोलॉजी या किसी इनोवेशन के ऊपर लेते हैं। तो ये लाइसेंस है, ये हमारे लिए एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। आज बेटा ना ये कंप्लीटली राइट ऑफ हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, यानी एसेट खत्म हो रहा है पूरा का पूरा। तो ना बेटा ये नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू डाउन होगी। तो टू पेटेंट अकाउंट, और कितने से रिड्यूस आ गया आपके पेटेंट, 90,000। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, डेबिट साइड एक्सपेंस की है एंड क्रेडिट साइड इनकम्स की है, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, पेपर में मत लिखना, बस मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, कि डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की। अच्छा नेक्स्ट, ये भी हो गया, तो पेटेंट डाउन हुए, आपका नुकसान हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका डिक्रीज हो गया, तो आपका फायदा हो गया। ठीक है, लायबिलिटी के घटने से फायदा, एसेट के घटने से नुकसान। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि आपका स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये भी डेप्रिशिएट हो रहा है कितने परसेंट से बेटा, 5% से। आप मुझे बताओ, चलो पहले पकड़ते हैं स्टॉक को। स्टॉक कितना है बेटा, 1,50,000। 1,50,000 का अगर बेटा हम 5% निकालते हैं ना, तो ये आता है 7,500। यानी हमारा जो स्टॉक है ना, हमारा जो स्टॉक है वो कितने से रिड्यूस हो रहा है, 5% से। तो स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 है, तो हम इसका 5% निकालना है, तो जो कि आता है 7,500, 7,500। तो क्योंकि स्टॉक यानी हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो हमें बेटा नुकसान होगा, और ये नुकसान हमारा कहाँ चला जाएगा, 7,500 से रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चला जाएगा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि 1,50,000 का 5%। बेसिकली देखा जाए तो आप इसे रफ में भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ शो कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो इन्होंने कहा जो मशीनरी है वो भी डेप्रिशिएट हो रही है 5% से। तो मशीनरी कितनी की बेटा आपकी, 4,50,000 की। तो अगर आप 4,50,000 का 5% निकालते हो तो ये आता है 22,500।
तो क्योंकि मशीनरी भी आपकी डाउन हो रही है, एसेट आपका घट रहा है बेटा, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट। अब चाहे तो यहाँ निकाल दीजिए, मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में। 4,50,000 का 5%। अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना तो बेटा ये कितना आएगा, 22,500 आएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि आपकी ना जो बिल्डिंग है वो भी डेप्रिशिएट हो रही है, कितने परसेंट से? 5% से। तो 3 लाख का अगर आप 5% निकालते हो तो अप्रॉक्स 15,000 रुपीज निकल कर आएगा बेटा। तो देखो बिल्डिंग की वैल्यू भी डाउन हो रही है, तो आपको नुकसान हो गया। तो टू बिल्डिंग, ठीक है, टू बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटा? बिल्डिंग की वैल्यू ना 3 लाख है। अगर आप 3 लाख का 5% निकालते हो तो इट विल बिकम 15,000। और बिल्डिंग क्योंकि आपके 15,000 से रिड्यूस हो रही है ना मेरे बच्चे, तो ये आपका नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चे आपके पास तो हमने देखो ना स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग तीनों को घटा दिया, तीनों को नुकसान भी दिखा दिया रिवोल्यूशन में। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं कि एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिट है 30,000 रुपीज का, जिसको अब हमने टेकन इनटू अकाउंट करना है, ठीक है, यानी कंसिडर करना है। तो बेटा देखो हमारी एक लायबिलिटी पैदा हो रही है, तो ये भी बेटा हमारा नुकसान है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये है हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया बेटा, तो ये नुकसान हमारा कितने का हुआ? 30,000, ठीक है ना, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने से थी बेटा आपकी? 30,000 से। तो ये आपको नुकसान हो गया, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान आपने अपना डेबिट साइड में दिखा दिया। आफ्टर दैट अब आप कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो फिफ्थ पॉइंट में फर्म के गुडविल का ट्रीटमेंट दिया। आपको पता है फर्म के गुडविल से हमने रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाली, और रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन देंगे? एनएस। उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होगा। इस पॉइंट का लेना देना रिवोल्यूशन से नहीं है बेटा, फिफ्थ पॉइंट का। तो यहाँ पर हमारे सारे रिवोल्यूशन के एडजस्टमेंट्स बेटा अब खत्म हो जाती हैं। तो नाउ अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे बेटा, और अगर हम टोटल करेंगे तो बताइए कौन सी साइड आपको बड़ी नजर आ रही है, एक्सपेंस साइड की इनकम साइड? सर एक्सपेंस साइड में ना आइटम्स थोड़ा ज्यादा है, तो अगर हम टोटल करते हैं ना बेटा एक्सपेंस साइड का, तो एक है 90,000, एक है 7,500, एक है 22,500, एक है 15,000, एक है 30,000। तो पता है कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,65,000। ओके। और जो डेबिट का टोटल है ना बेटा, वही क्रेडिट का टोटल भी हो जाएगा, क्योंकि टोटलिंग डिपेंड करती है कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ एक्सपेंस साइड बड़ा था डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,65,000 आया। अब बताइए क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, हाँ सर। तो इस बैलेंस को अब हम क्या बोल देंगे? लॉस। क्यों बोलेंगे लॉस? क्योंकि देखो आपके एक्सपेंस है 1,65,000 का टोटल, बट आपकी इनकम कितनी है? सिर्फ 2,550। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है ना बेटा क्रेडिट साइड में, वो लॉस माना जाएगा। और इस लॉस को ना हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है ना बेटा। यहाँ पे कहीं करंट अकाउंट या फिक्स्ड कैपिटल कुछ लिखा नहीं है। यानी बिजनेस की पॉलिसी ये नहीं है कि कैपिटल को अलग अकाउंट में दिखाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंसेस को एक अलग अकाउंट यानी करंट अकाउंट में दिखाएंगे। बिजनेस की पॉलिसी ये नहीं है। बिजनेस की पॉलिसी है कि एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल भी उसी में, इनकम भी उसी में, एक्सपेंस भी उसी में। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल या कहीं भी हमें करंट अकाउंट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? एक सिंगल अकाउंट में, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? सर एन के भी, एस के भी और जी के बीच में भी। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? निकाल, ओ सॉरी लॉस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,65,000 का टोटल लॉस था बेटा। माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड में इनकम कितनी हो रही है बेटा? 2,550। तो 2,550 लेस करेंगे, तो ये आपके पास पता है कितना लॉस आ रहा है बेटा? ये लॉस आ रहा है 1,62,450। ओके, तो ये लॉस आ रहा है। ये मैंने बस आपकी जानकारी लिखा, आपको नहीं लिखना है इसे, तो आप ये रफ में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एन के बीच में बेटा हम कितना लॉस बांटेंगे? 1,62,450। एस के बीच में भी उतना ही लॉस बांटेंगे बेटा, और जी के बीच में भी उतना ही बांटेंगे। ओके, बट कौन से रेशो में बांटेंगे बताओ? हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में। बताइए ओल्ड रेशो क्या था? 2:3:5, यानी 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करके कितना आएगा तो अब आप निकाल सकते हो। इतनी उम्मीद मैं सबसे कर सकता हूँ। तो 1,62,450
मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो ये आ रहा है 32,490। ऐसे ही अगर हम एस का निकाले 1,62,450 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो ये आ रहा है 48,735। और अगर हम जी का निकाले बेटा तो 1,62,450 का लॉस है, बट जी को जो दिया जाएगा वो 5/10 के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि उसका शेयर 5/10 है, तो यह है 81,225। अब अगर आप टोटल करेंगे बेटा तो टोटल करके ये कितना आएगा, सेम 1,62,450, क्योंकि आपने तीनों पार्टनर्स के बीच में लॉस इतना ही तो बांटा 1,62,450, तो तीनों का लॉस प्लस करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती ना रह जाए बेटा। यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ देखो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये दिया है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अब बनाएंगे बेटा हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है? सर ये बिजनेस के लिए ना एक तरीके से लायबिलिटी अकाउंट होता है, ठीक है। और लायबिलिटी प्रैक्टिकली जितनी बढ़ती है ना बेटा, जितनी बढ़ती हैं वो क्रेडिट होती हैं, और लायबिलिटीज अकाउंट जितना घटते हैं वो डेबिट होते हैं। यानी अगर आप पार्टनर्स को ना फेवरेबल चीजें, पॉजिटिव चीजें, इनकम वगैरह दोगे तो बिजनेस के लिए ना लायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर लॉसेस वगैरह अनफेवरेबल चीजें दोगे पार्टनर्स को तो उससे बिजनेस के लिए लायबिलिटी घटेगी, क्योंकि पर्टिकुलरली पार्टनर्स का अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आई? टोटल मिलाकर इस अकाउंट में कितनी चीजें आती हैं बेटा? टोटल मिलाकर इस अकाउंट में 6 चीजें आती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 आइटम्स आर देयर, मैंने लिख भी दिया। 6 आइटम्स आर देयर जो हमने यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा किसका होता है? ओपनिंग बैलेंस का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस। और ये हमें कहाँ से पता चलेगा बेटा? पुरानी बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में हम एनएसजी का कैपिटल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो एन की कैपिटल कितनी थी? 2,25,000। एस की कैपिटल कितनी थी? 3,75,000। ठीक है, हाँ। और जी की कितनी थी? 4,50,000। तो ये ना देखो हमने तीनों की कैपिटल यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, एंड दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस देखना। आपने अभी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया बेटा, और आपको यहाँ से क्या हुआ? लॉस। तो रिवोल्यूशन में लॉस तो क्रेडिट साइड आया था, पर जब आप पार्टनर को लॉस दोगे ना बेटा तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एवरीवन? टू रिवोल्यूशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में लॉस भी लिख देंगे। ठीक है, और बताइए कितना कितना? एन को कितना लॉस मिला? 32,490। एस को कितना मिला? 48,735। और जी को कितना मिला बेटा? 81,225। ये लॉस मिल गया बेटा, इनको लॉस मिल गया, इनकी कैपिटल रिड्यूस होगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी कम हो गई, इसलिए बिजनेस ने इसको डेबिट साइड में राइट डाउन कर दिया। एंड ये कौन सा पॉइंट था बेटा? ये था आपका सेकेंड पॉइंट। ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप डालते हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताइए कौन किसको गुडविल दे रहा है? तो एन और एस गुडविल दे रहे हैं बेटा किसको? जी को। तो एन कितनी दे रहा है? 18,000। एस कितनी दे रहा है? 27,000। तो पता है जी को ना एक तो मिल रहा है 18,000 का गुडविल, और एक मिल रहा है 27,000 का गुडविल। और पता है ये किससे मिल रहा है? जी को गुडविल किससे मिल रहा है? एन से, क्योंकि एन फ्यूचर में गेन करेगा, क्योंकि एन जी का शेयर ले रहा है और एस भी जी का शेयर ले रहा है, क्योंकि जी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, वो तो रिटायर्ड हो रहा है। इसलिए बेटा एन और एन ना फ्यूचर में गेन करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन और एस यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कंटिन्यू रिटायरिंग पार्टनर्स को यानी जी को क्या पे करेंगे? गुडविल। तो एन गुडविल दे रहा है जी को 18,000 की बाय एन कैपिटल, एंड सिमिलरली बाय एस कैपिटल अकाउंट करके भी एस ने जी को गुडविल दे दी। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर। और अब देखो अगर एन और एस है ना, एन और एस जी को गुडविल दे रहे हैं, ठीक है, जी को गुडविल दे रहे हैं, तो जी एन और एस से गुडविल ले भी तो रहा है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? टू जी's कैपिटल करके एन और एस के कैपिटल को रिड्यूस भी करना पड़ेगा।
हाँ सर, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसको गलत नहीं करना, ठीक है? तो इसको गलत बिल्कुल नहीं करेंगे आप। 18,000 एंड 27,000, बोलो क्लियर है? और देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट था आपका? टोटल मिला के ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट करा किसका? गुडविल का। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी किसके थ्रू? कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर के थ्रू। तो तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है बेटा? लुकआउट बैलेंस शीट। जाइए और बैलेंस शीट में देखिए कि कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है, जाके देखिए। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, हमारे पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है प्रॉफिट, और पीएनएल अकाउंट का एसेट साइड लॉस है। तो हमने इस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो अगर हम जनरल रिजर्व बांटेंगे बेटा, तो जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, आज पार्टनर के बीच में बांटेंगे बेटा प्रॉफिट, तो ऐसे में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। और कौन से रेशो में बांटेंगे बेटा बताओ? ये जो प्रॉफिट है 90,000 का, ऐसे कौन से रेशो में बांटेंगे? पुरानी बैलेंस शीट में था सर, तो पुरानी फर्म में तो तीनों ही पार्टनर्स थे, तो तीनों के बीच में बांटा जाएगा, यानी ओल्ड रेशो में बांट देंगे 2:3:5 में। तो आइए 2:3:5 समझते हो ना? 2/10, 3/10 एंड 5/10। आप रफ में चाहे तो बैठकर अभी निकाल सकते हो, बाकी मैं तो निकाल ही रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो जनरल रिजर्व हमारा था 90,000 तो ये आ जाएगा आपका 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो ये आ जाएगा 18,000, ठीक है? ये आ जाएगा 27,000 एंड 45,000। क्लियर है? ये हमने जनरल रिजर्व भी बांट दिया। इसके बाद में बेटा हमारे पास एक लॉस भी था, और वो लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड दिख रहा है। तो ये हम बेटा अपने पार्टनर्स के बीच में लॉस बांट देंगे। और अगर हम ये लॉस बेटा पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, तो इससे ना पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, रिड्यूस हो जाएगी। तो टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है बेटा, ये लॉस भी हम बांट रहे हैं। तो एक को मिलेगा 15,000, ठीक है? एक को मिलेगा 22,500, और एक तो पता है कितना मिलेगा? 75,000 का 5/10 करोगे। बस बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड रेशो में बांटना है इसे, ठीक है? कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? अगर आपको 75,000 को 75,000 को ओल्ड रेशो 2/10, 3/10 एंड 5/10 में बांटना हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आराम से आप बांट सकते हो। मल्टीप्लाई करें 2/10 से जीरो कैंसिल, 7,500 की मल्टीप्लाई करें 2 से 15,000 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 3/10 से करोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 7,500 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो एस का भी आ जाएगा, ऐसे जी का भी आ जाएगा। तो आराम से निकाल सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप 12th क्लास में हो तो, ठीक है? बोलो क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ। तो देखो इसी के साथ हमने यहाँ पर प्रॉफिट भी बांट दिया और लॉस भी बांट दिया जो हमें बैलेंस शीट में दिख रहे थे। बाकी और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे नहीं बेटा, ना लॉस थे, तो उनका ट्रीटमेंट हमने किया नहीं। बाकी बताओ और कौन से प्रॉफिट हो सकते थे? चार तो प्रॉफिट होते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एक तो आपको दिख ही गया। तीन और कौन से होते हैं मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था बेटा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर एंड पीएनएल। तो आपको जनरल रिजर्व तो दिख गया, तो पीएनएल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, और आईएफआर। ये तीन टाइप के प्रॉफिट और हो सकते थे बट है नहीं तो छोड़ दो। चार टाइप के लॉस होते हैं, एक आपको दिख ही रहा है पीएनएल का, अदर हो सकते थे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल, बट और कुछ है नहीं तो हम और कुछ यहाँ से राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? हमारा फिफ्थ पॉइंट जो होता है, फिफ्थ पॉइंट में हम ये देखते हैं बेटा कि कभी कभी कोई पार्टनर एसेट लेकर तो नहीं जा रहा, अगर एसेट लेकर जा रहा है तो हम फिर उस पार्टनर्स के ना कैपिटल को कम कर देते हैं। उस एसेट का नाम लिखते हैं टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट लेकर जा रहा है, और फिर उस पार्टनर्स की कैपिटल कम कर देते हैं। पर बेटा क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया, पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है। बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, आराम से बैठ के सिक्स पॉइंट कवर करूंगा, और सिक्स पॉइंट क्या होता है? रिटायरिंग पार्टनर का लोन निकालना। तो यहाँ पे ना बेटा देखो मैं सबसे पहले टोटल करूंगा। टोटल पता है हम सबसे पहले किसका करेंगे? जो पार्टनर जा रहा है, जिसकी हमें विदाई करनी है, ठीक है? जी की विदाई हो रही है ना, जी छोड़कर जा रहा है बिजनेस को, तो इसलिए जी का काम पहले करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, जी का देखो कौन सा साइड बड़ा है, कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट ही साइड बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट बेटा। प्लस करेंगे तो 4,50,000
एक है बैलेंस क्रेडिट में जी के, एक है 18,000, एक है 27,000 और एक है 45,000। तो टोटल करते हैं तो ये आता है 5,40,000। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल भी हो जाएगा। और 5,40,000 डेबिट के टोटल से डेबिट फिगर्स माइनस करेंगे। 5,40,000 से 81,225 लेस करिए और 5,40,000 से 3,75,000 लेस करिए, और सॉरी 37,500 लेस करिए। तो 5,40,000 में से अगर हम लेस करते हैं 81,225 लेस 37,500, तो ये बैलेंस आता है बेटा 4,21,275। और क्योंकि तो दिखेगा नहीं शायद, तो मैं ढंग से लिख देता हूँ 4,21,275। तो ये जो बैलेंस बचा ना बेटा, ये बैलेंस क्या माना जाएगा? क्या हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये लिख कर दे रखा था बेटा कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं? द आंसर इज नो, कहीं भी नहीं लिख कर दे रखा था। तो हम यहाँ पर बेटा यहाँ पर मान लेंगे कि जो भी बैलेंस होगा वो उसका लोन मान लिया जाएगा। यानी एक तरीके से ये माना जाएगा कि जी ने फर्म को ये बैलेंस क्या दे रखा है, लोन के फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टू जीज लोन अकाउंट। बोलो क्लियर हो गई? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे देखो हमने ना रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट भी क्लोज कर दिया, जो भी बैलेंस आया उसको हमने लोन बना दिया। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी थी, ये हमने निकाला। ठीक है, बट अब हमें एनएस का भी काम करना है। तो एन और एस की भी बेटा कौन सी साइड बड़ी होने वाली है? कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी के नेचर्स क्या होते हैं? क्रेडिट, तो क्रेडिट फिगर्स ही बड़ी होंगी बेटा। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड ही प्लस करनी है। तो एन का अगर हम देखें, क्रेडिट का टोटल है 2,25,000 प्लस 18,000, तो ये आएगा 2,43,000। और अगर एस का देखें बेटा, 3,75,000 प्लस 27,000, तो ये आएगा 4,02,000। ठीक है, और यही जो इनके क्रेडिट का टोटल है यही इनके डेबिट का टोटल भी हो जाएगा, 2,43,000 एंड 4,02,000। ठीक है, अब इनके डेबिट के टोटल से ना बेटा डेबिट फिगर्स क्या करेंगे, लेस करेंगे और फिर अपना क्या निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। और मैं आपको बता दूं जो ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा ना बेटा, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, और ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। इनका कैरी डाउन पता है क्यों निकल कर आया? इनको क्यों नहीं दिखाया लोन? क्योंकि ये तो आगे भी पार्टनर रहेंगे, तो इनकी जो कैपिटल है बिजनेस में कैपिटल की तरह ही रहेगी, और इसको हम कैरी डाउन के बैलेंस के नाम से दिखाएंगे। बोलो समझ में आ गई बात? तो 2,43,000 में से लेस करेंगे बेटा हम 32,490, लेस करेंगे 18,000, लेस करेंगे 15,000, ये आएगा 1,77,510। ठीक है, और ऐसी एस का भी निकालेंगे बेटा। 4,02,000 में से लेस करेंगे 48,735, लेस करेंगे 27,000, लेस करेंगे 22,500, तो ये आएगा 3,03,765। ठीक है, आई होप सो आपको दिख रहा हो। ठीक है, 765 है ये। ठीक है, चलो बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। तो इसी के साथ देखो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज भी कर दिया। तो फिफ्थ पॉइंट तो था नहीं यहाँ पर, तो स्किप हो गया क्योंकि कोई पार्टनर एसेट तो लेकर गया नहीं। तो हमारा सिक्स पॉइंट आया, और लास्ट में हमने अपना रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस भी निकाल दिया। तो इतना सिंपल होता है बेटा ये बनाना। थोड़ा सा टाइम तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ, पर अगर पेपर में आता है तो ज्यादा टाइम इसे करने में लगता नहीं है बेटा। ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए लिखने की और कैलकुलेशंस की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर लास्ट में बनाएंगे बेटा हम अपनी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अगर बेटा हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में अगर हम बेटा बात करें तो हमारे पास कैपिटल सिर्फ किसकी चलेगी, एन और एस की चलेगी। तो एन का कैपिटल का बैलेंस हमने कितना निकाला था बेटा, 1,77,500। आपको याद है ना, ये हमने निकाला था। ओ सॉरी 510 है ना ये, 1,77,510। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको आगे पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गया 1,77,510। एस की कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे, 3,03,765। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से कॉपी करेंगे बेटा इसे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
3,03,765। टोटल करेंगे बेटा इसका, ये आएगा 1,77,510 प्लस करेंगे 3,03,765, तो ये आ गया 4,81,275। क्लियर होगी बात? द आंसर इज यस। इसके बाद ना बेटा एक लाइबिलिटी और निकल कर आई जो नई लाइबिलिटी है हमारे लिए, वो क्या थी? जी पार्टनर का लोन, क्योंकि बेटा जी अब पार्टनर है नहीं, ठीक है ना, तो जो भी जी पार्टनर का बैलेंस आया उसको हम लोन मान लेंगे। तो यहाँ पर आए जीस लोन, और जीस का लोन कितना दिखाएंगे बेटा? 4,21,275। 4,21,275 यही था ना? तो हाँ यही था, 4,21,275। और इसको क्या मान लेंगे बेटा हम? जीस लोन। और ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। एक तरीके से ये माना जाएगा बिजनेस ने जीस से लोन ले रखा है और ये बैलेंस हमें जीस को नियर फ्यूचर में पे भी करना है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल जो लाइबिलिटीज है ना बेटा, वो आपको क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो आपको लाइबिलिटी और कौन सी दिख रही है? क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर नाम की लाइब्रेरी आपको दिख रही है। आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको अपनी बैलेंस शीट में पेस्ट कर देंगे। पर क्योंकि क्रेडिटर में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, तो जो भी क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट में आपको दिख रहे हैं बेटा, कितने के दिख रहे हैं एवरीवन? 1,65,000 के। ये आप इनर कॉलम में लिखेंगे, डायरेक्ट बाहर नहीं लिखेंगे, और इसमें प्लस कर देंगे अपने क्रेडिटर्स, ठीक है। बट क्रेडिटर्स क्यों प्लस हो रहे हैं? क्योंकि कुछ क्रेडिटर्स आपने रिकॉर्ड नहीं करे थे, जिनको हम किसके थ्रू प्लस करा रहे हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि इम्पैक्ट तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ही पड़ा था बेटा। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा? 30,000 के। तो 30,000 हमने ऐड किया और क्रेडिटर को अल्टीमेटली बढ़ा दिया 165 से कितना करके? 195 पे, ठीक है, क्योंकि 30,000 के क्रेडिटर आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब कर रहे हो, तो अब आपने अपने क्रेडिटर को रिवाइज कर दिया। इसके बाद और कौन सी लाइबिलिटी दिख रही है? जनरल रिजर्व, बट आप तो ये बांट चुके हो तो ये आपका बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। कैपिटल अकाउंट हम अपडेट कर चुके हैं, ये भी नहीं आएगा। अब देखो मेरे बच्चे, अगर एसेट साइड से आप देखो तो इन्होंने कैश से लेकर स्टॉक तक आपको सारे के सारे कैसे एसेट दिए हैं? करंट एसेट, एंड मशीनरी से लेकर बिल्डिंग तक आपको कैसे एसेट दिए हैं? फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट। बट हम पहले ट्राई करेंगे कि कौन सा एसेट लिखे हैं नॉन करंट एसेट। तो हम चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मशीनरी को लिखना। मशीनरी बेटा हमारे पास कितनी की है? 4,50,000 की। क्या हमारी मशीनरी में किसी भी तरीके से चेंज हो रहा है? हाँ सर, हमारी मशीनरी ना डेप्रिशिएट हो रही थी 5% से, तो मशीनरी 4,50,000 की जो है इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और अपनी मशीनरी को लेस कर देंगे। रीजन क्या रहा? रिवैल्यूएशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन है, बट इम्पैक्ट कौन से अकाउंट से लिया गया? रिवैल्यूएशन से, तो हम यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट लिखेंगे। बताइए मशीनरी आपने कितने से घटाई थी? आपने रिवोल्यूशन में इसको घटाया भी होगा बेटा, कितने से घटाया? 22,500 से। तो जब आप मशीनरी यहाँ लिखोगे तो लेस जो करोगे बेटा मशीनरी, वो 22,500 से करोगे। तो अगर हम लेस कर देंगे बेटा तो ये लेस करके कितना आएगा? ये आएगा 4,50,000 माइनस 22,500, तो ये आएगा 4,27,500। इसके बाद हमारे पास और कौन सा एसेट है बेटा? पेटेंट। अगर हम पेटेंट की बात करें, अच्छा पेटेंट के बजाय ना पहले बिल्डिंग लिख देते हैं, पहले ना हम सारे टेंजिबल एसेट लिख देते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो बिल्डिंग लिख दिया मैंने। तो बिल्डिंग जो लिखा बेटा मैंने, बिल्डिंग हमारे पास कितने रुपए की है? 3,00,000 रुपीज की। और क्या बिल्डिंग में भी चेंज हो रहा था? हाँ सर, बिल्डिंग भी हमारी क्या हो रही थी? डेप्रिशिएट। याद है ना, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो रही थी सेम 5% से। तो अगर हम बिल्डिंग को घटाएंगे तो माइनस रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 3,00,000 का हमने 5% ऑलरेडी रिवोल्यूशन अकाउंट में बेटा एज एक्सपेंस दिखाया था। कितना आया था वो? 15,000, ठीक है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था ना आपने, और बिल्डिंग को अपना नुकसान भी दिखाया था 15 से, तो बस इसी का इम्पैक्ट ले रहे हैं बेटा यहाँ पे। और अपनी बिल्डिंग को हमने 15,000 से लेस भी कर दिया। करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3,00,000 माइनस 15,000, इट विल बी 2,85,000। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं
तो उसके बाद हम आते हैं पेटेंट पे। और पेटेंट तो सर सारे के सारे क्या हो रहे थे, वैल्यूलेस लिखा था, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ यानी पूरे ही खत्म करने। तो जो पेटेंट हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ना बेटा, वो इनर कॉलम में लिखेंगे 90,000 और लेस कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू। हमने इसे पूरा राइट ऑफ कर दिया और इसे अपना रिवोल्यूशन अकाउंट में नुकसान भी दिखाया था क्योंकि हमारा एसेट खत्म हो रहा था बेटा। तो ये हो गया नील, ठीक है, खत्म। ठीक है, नील की जगह आप डैश भी कर सकते हैं, वैल्यू डैश हो गई। अब इसके बजाय बेटा अब आगे और क्या आएगा बताओ। पेटेंट है, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। पीएनएल तो आएगा नहीं क्योंकि ये लॉस है, तो आपने बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। अब स्टॉक लिखते हैं बेटा। स्टॉक कितना है, 1,50,000। क्या स्टॉक में भी चेंजेस आ रहे थे? हाँ, स्टॉक को भी आप डेप्रिशिएट कर रहे थे, कितने परसेंट से, 5% से। और वो 5% का डेप्रिसिएशन अगर आप लगा रहे हो स्टॉक पे, तो स्टॉक का जो वैल्यू है ना बेटा 1,50,000 का, वो सीधा बाहर नहीं आएगा, पहले इनर कॉलम में आएगा। और आप अपने स्टॉक को रिड्यूस कर दोगे इसके थ्रू, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू। तो बताइए, स्टॉक का 1,50,000 का स्टॉक था, 5% से रिड्यूस हो रहा था। रिवोल्यूशन अकाउंट में ऑलरेडी बेटा आपने अपने स्टॉक रिड्यूस कर रखे थे 7,500 से, तो देखो हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, इतने हमने स्टॉक रिड्यूस कर दिए। वैल्यू कितनी आएगी, 1,42,500। क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। इसके बाद नेक्स्ट क्या थे बेटा हमारे डेटर्स। बताइए डेटर्स कितने हैं, 1,35,000 के। पुरानी बैलेंस शीट में ओरिजिनल रियल डेटर कितने थे, बताइए, 1,35,000 के। इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चेंजेस होंगे। पहला चेंज तो ये हो गया, माइनस बैड डेट हुए। पता है कितने के बैड डेट हुए थे? हाँ सर, बैड डेट कितने के हुए थे हमारे, 6,000 के। और आपने बताया भी था कि इससे हमारे डेटर रिड्यूस हो जाएंगे। तो यस, हमारे डेटर 1,29,000 हो जाएंगे। तो बेटा देखो हमने ना बैड डेट 6,000 से रिड्यूस भी कर दिया। तो बताइए अब मेरे डेटर्स कितने रह गए, एक्चुअल डेटर्स कितने रह गए, नेट डेटर्स कितने रह गए, 1,29,000। पर क्योंकि हमने इनके ऊपर प्रोविजन मेंटेन करा था, तो प्रोविजन हमने मेंटेन करा था, तो वो कितना करा था, वो हमने रफ में निकाला था बेटा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,29,000 पे 5% का डेटर कितना मेंटेन करा था, 6,450 का, 6,450 का। तो हम इतना प्रोविजन लेस करेंगे। हालांकि हम इसे लाइबिलिटी साइड भी दिखा सकते हैं, पर हमारा जो बोर्ड है वो क्या करता है, ज्यादातर ऐसे प्रोविजन जो किसी एसेट से लिंक करते हैं, उन्हें उसी एसेट से लेस कर देता है। तो हम भी यहीं से लेस कर रहे हैं। तो अगर हम लेस करके अब वैल्यू बाहर लिखें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, पहले हमारे 9,000 के प्रोविजन बच गए थे, याद है ना, मैंने बताया था ना। 9,000 के प्रोविजन हमारे बच गए थे, ओरिजिनल 15,000 के थे, 6,000 का नुकसान बेड डेट का इन्होंने झेल लिया था प्रोविजन ने। 9,000 के प्रोविजन बचे थे, पर हमें प्रोविजन कितने करने हैं, 6,450। तो हमने प्रोविजन कितने से रिड्यूस करा, 2,550 से। तो हमारे प्रोविजन अब कितने हो गए, 6,450। तो ये हमने बनाना था, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब लेस करता हूं तो बेटा इट विल बिकम 1,29,000। जैसे लेस करेंगे 6,450, तो ये आएगा 1,22,450। बोलो क्लियर होगी ये बात भी? हाँ सर क्लियर होगी। इसके बाद ना बेटा हमारे पास बचा कैश। पर बेटा कैश में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को एक सिंगल पैनी भी पे नहीं किया। दैट्स व्हाई मेरे बच्चे कैश का बैलेंस रिमेन सेम रहेगा। और कैश बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यानी जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? तो देखो मैंने सारे एसेट्स का इम्पैक्ट ले लिया, सारी लाइबिलिटीज का इम्पैक्ट ले लिया, ठीक है। बट टोटल करने से पहले एक बार हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, रीवैल्यूएशन को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेंगे। आप मुझे बताइए कितने आइटम्स है रिवोल्यूशन में, यानी कितने एडजस्टमेंट्स हैं। 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो लॉस है ये एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस बेटा आपने निकाला प्लस माइनस करके। टोटल एडजस्टमेंट कितनी है, 6 एडजस्टमेंट्स है। तो ये 6 की 6 एडजस्टमेंट ना आपके बैलेंस शीट में होनी चाहिए, क्योंकि जो रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट है ना वो बैलेंस शीट में भी पड़ता है बेटा। तो देखो एक तो इम्पैक्ट हो गया क्रेडिटर में, दूसरा हो गया रिवोल्यूशन में, तीसरा बिल्डिंग में, चौथा पेटेंट में, पांचवा स्टॉक में, छठा प्रोविजन में। तो देखो 6 के 6 आपने इम्पैक्ट लिए हैं, तो इट मीन्स आपने छोड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब आप इसका टोटल कर सकते हो। तो 4,81,275, 4 लाख
सॉरी 81,275 प्लस करेंगे 4,21,275 प्लस करेंगे 1,95,000। तो ये आ रहा है बेटा हमारा टोटल कर कर बैलेंस शीट का 10,97,550। ना आप एसेट्स का भी टोटल बेटा करेंगे तो आपका एसेट का टोटल लायबिलिटी के टोटल से मैच करना चाहिए अब। तो अगर एसेट का टोटल करते हैं तो 4,27,500 प्लस करेंगे 2,85,000 प्लस करेंगे 1,42,500 प्लस करेंगे 1,22,450 प्लस करेंगे 1,20,000। तो ये आ रहा है 10,97,450। बट हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 10,97,550। 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा? आप ना 2 मिनट ये अपने डेटर्स सही कर देना। ये डेटर्स ना 1,22,550 हैं, ओके। क्योंकि आप 1,29,000 में से 6,450 लेस करेंगे ना तो 1,22,550 आएगा। तो अगर आप इसे टोटल करेंगे ना तो यह सब ये दो बोथ साइड एग्री कर रहा है 10,97,550। बोलो क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट खत्म हो गई। हमने सारा जो फुल फ्लैज क्वेश्चन था वो प्रिपेयर कर लिया। बट बेटा जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी वो तो यही थी कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो अगर हम जनरल एंट्री पे जाएं तो बेटा ऑलरेडी मैंने जनरल एंट्रीज यहाँ पर करके रखी हुई हैं आपके लिए कि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, पहले तो आपको एंट्रीज करते वक्त, वो तो अकाउंट बनाते वक्त भी आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। बट खास तौर से जब आप एंट्री पास कर रहे हैं तो रूल्स की तो नॉलेज आपको डाई हार्ड तरीके से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो सारे एसेट एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं बेटा, सारी इनकम लायबिलिटी के बैलेंसेस को क्रेडिट करते हैं। बट अगर किसी वजह से ये आइटम, ये एसेट एक्सपेंस के बैलेंसेस, इनकम लायबिलिटी कैपिटल के बैलेंसेस इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहे हैं, तो जिनके डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएंगे, जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट देखिए बेटा, देखो बैलेंस शीट में आप जो एंट्रीज पास करेंगे वो एडजस्टमेंट्स की ही करेंगे, क्योंकि जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस दिन तो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं कुछ। तो उन्हीं एडजस्टमेंट्स को तो ध्यान में रखकर हमें वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करनी होती है। तो एंट्रीज हम एडजस्टमेंट की पास करेंगे। तो देखो 6,000 के ना बैड डेट्स हुए थे, बट आपने क्योंकि प्रोविजन मेंटेन किया था तो वो तो प्रोविजन से सेट ऑफ हो गए। बाकी क्वेश्चन ने कहा था कि 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर्स के ऊपर फॉर अ डाउटफुल डेट। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो अब हमारे रियल डेटर्स रह गए हैं वो 129 रह गए, क्योंकि 135 में से 6,000 के डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, यानी बैड डेट हो गई। तो रियल डेटर कितने बचे? 1,29,000। और 1,29,000 का अगर अब हम 5% निकालते हैं तो बेटा ये कितना निकल कर आता है? 6,450। पर क्योंकि हमारा पुराना प्रोविजन 15,000 था और उसने 6,000 का बैड डेट झेल लिया, तो हमारे पास जो अब एग्जिस्टिंग प्रोविजन पड़ा हुआ है वो 9,000 का पड़ा हुआ है। पर हमें बनाना कितना था बेटा? 6,450। तो हमें पता चला कि हमें ना अपना प्रोविजन को डाउन करना है 2,550 से। तो ये जो हमने अपना प्रोविजन डाउन करा, अपनी लाइबिलिटी जो डाउन करी प्रोविजन के नाम की 2,550 से, ये हमें रिवोल्यूशन में बेटा फायदा हो जाएगा। और हमने इसे भेजा भी था, जब अकाउंट बनाया था तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ये फायदा हमने भेजा भी था। तो बेटा ये फायदा किसको मिलेगा? रिवोल्यूशन अकाउंट को। ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया। पर जो प्रोविजन नाम की लाइबिलिटी है वो तो कम हो रही है ना, क्योंकि आप 9,000 के बचे हुए प्रोविजन से कहाँ जा रहे हैं? 6,415 के प्रोविजन पे जा रहे हैं। प्रोविजन कम कर रहे हो यानी अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हो, और जब लाइबिलिटी कम होती है ना बेटा तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को देखो डेबिट कर दिया, कितने से? 2,550 से। फिर उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट में हमारे पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग ना ये सब घट रहे हैं। तो पेटेंट कितने से घट रहा है? पेटेंट तो पूरा ही कंप्लीटली राइट ऑफ हो रहा है। और स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग कितने से घट रही है? डेप्रिशिएट हो रही है 5% से। तो मुझे एक बात बताओ, पेटेंट कितने से घटा? पेटेंट पेटेंट बेटा कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया, तो हमने देखो पेटेंट को घटा दिया 90,000 से। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग कितने से घट रहे हैं बेटा? 5% से। तो हमने स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग का बेटा 5% निकाला। तो 5% कितना निकल कर आया? स्टॉक का निकल कर आया 7,500, मशीन का निकल कर आया 22,500 एंड बिल्डिंग का निकल कर आया 15,000। तो ये ऑलरेडी हम रिवोल्यूशन अकाउंट में लिख चुके थे, बस यहाँ पर आपको एंट्रीज में करना है, तो इसलिए मैंने दोबारा बता दिया अमाउंट। अब आप बताइए, पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग आपके लिए क्या थे बेटा? एसेट। और क्योंकि एसेट घट रहे हैं ये सब, तो ये सब क्रेडिट हो गए। पर एसेट के घटने से बेटा क्या हो गया? नुकसान। और ये नुकसान कहाँ चला गया? रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने रिवोल्यूशन को डेबिट करा। तो जितने भी मेरे एसेट रिड्यूस हो रहे थे उनको मैंने क्रेडिट किया, बट उनका इकट्ठा नुकसान कहाँ भेज दिया? रिवोल्यूशन में, डेबिट साइड में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने बेटा
थर्ड पॉइंट देखा कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, एक ऐसे भी क्रेडिटर्स थे जिनको हमने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया बट अब कर रहे हैं। तो ऐसे में ना बेटा बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिटर नाम से। तो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो हमने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। पर बेटा ये जो नुकसान हुआ लायबिलिटी के बढ़ने से, ये किसको मिल गया, रिवोल्यूशन को। तो रिवोल्यूशन डेबिट हो गया 30,000 से, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट तो न्यू रेशो का, तो इसकी कोई एंट्री नहीं लगती। फिफ्थ पॉइंट में ना फर्म की गुडविल थी। अब आपको पता है फर्म की गुडविल से हमने किसकी गुडविल निकाली थी, रिटायरिंग पार्टनर की। और रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन दे रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर। एन कितनी दे रहा था 18,000 और एस कितनी दे रहा था 27,000। तो देखो हमने ना एन्स की कैपिटल कम कर दी, एन्स की कैपिटल भी रिड्यूस कर दी, पर जीस की कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि जीस को ना गुडविल मिल रही है, जीस का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। पर एन और एस की कैपिटल ना घट रही है, तो जब एन एस की कैपिटल घटेगी, तो जब कैपिटल रिड्यूस होती है, लायबिलिटी रिड्यूस होती है, तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ देखो एन और एस की कैपिटल हमने डेबिट कर दी, पर जी की कैपिटल बढ़ा दी। एन ने कितनी गुडविल दी 18,000, एस ने कितनी दी 27,000, तो इनका कैपिटल तो रिड्यूस कर दिया, पर जी को टोटल गुडविल कितनी मिल गई एन एस से 45,000। तो जी की कैपिटल हमने इंक्रीज कर दिया 45,000 से। बोलो बात समझ में आ गई। ये भी नैरेशन सबकी नीचे लिखी हुई है बेटा, आप नैरेशन एक एक बार देख सकते हो। अभी जब मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा बेटा अपना, तो मैं सबका आपको आंसर सारा का सारा दिखा दूंगा, फ्रेम में कर दूंगा, तो आप सब कॉपी कर लेना फिर, ठीक है। और फिर इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा देखो हमने सब कुछ तो कर दिया, पर बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ लॉस होते हैं, वो भी हमने पार्टनर्स को बांटे थे। तो प्रॉफिट बांटेंगे, तो बताओ ये प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सी साइड में है, लाइबिलिटी साइड में। तो सोचो जब जनरल रिजर्व हम बांटेंगे, तो बिजनेस कहेगा कि हमने तो अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, हमारे सर की लाइबिलिटी क्या हो गई, खत्म। तो जनरल रिजर्व को क्या करा मेरे बच्चे, डेबिट कर दिया 90,000 से। बट ये प्रॉफिट हमने किनके अकाउंट में चढ़ा दिया, एनएसजी के अकाउंट में चढ़ा दिया, उनको दे दिया। तो इनसे एनएसजी की कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बिजनेस की क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ओल्ड रेशो में बांट दिया ना बेटा, हमने 90,000 को ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो जो भी इनका ओल्ड रेशो था 2:3:5, तो हमने 2:3:5 में 2/10, ठीक है, 3/10 एंड 5/10 में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो क्लियर है। तो ये बांट दिया, तो आपने अपना पार्टनर्स कैपिटल में भी बांटा था, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास लॉस भी था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। पीएनएल तो एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट होता है बेटा। तो आज अगर हम ये पीएनएल का लॉस बांट रहे हैं, तो है कौन सी साइड पे देखा जाए, तो ये एसेट साइड में। एसेट के बैलेंसेस क्या होते हैं मेरे बच्चे, बताओ। एसेट के बैलेंसेस होते हैं डेबिट। पर जब हम पीएनएल नाम का लॉस यानी एसेट साइड से एक लॉस को खत्म करेंगे, तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो हमने ना पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पर ये लॉस किसको दे दिया, एनएसजी को दे दिया। तो सोचो एनएसजी को जब ये लॉस मिलेगा, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो हमने इनकी कैपिटल देखो रिड्यूस कर दी। तो जो भी लॉस था ना, कितना था बेटा, 75,000। ओल्ड रेशो में बांट दो, 2:3:5 में 2/10, 3/10 एंड 5/10 में अगर आप बांटोगे, तो एन को लॉस मिलेगा 15,000, एस को मिलेगा 22,500, और जी को कितना लॉस मिलेगा 37,500। फिर लास्ट में बेटा हमने क्या करा था, लास्ट में आपको याद ही होगा कि जब हमने अकाउंट बनाया था, याद है, तो जो भी जी का बैलेंस आया था कैपिटल का, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था लोन में। तो कैपिटल को देखो हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे ना, डेबिट। क्योंकि जीस की कैपिटल अब डेबिट हो रही है, जीस की कैपिटल को खत्म कर रहे हैं, पर उसकी जगह पे एक नई लाइबिलिटी पैदा हो रही है, जिसका नाम है जीस लोन। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चे की, जब हम एंट्री पास करेंगे ना, तो जब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, तो जीस की कैपिटल रिड्यूस कर देंगे 421 275 से, पर उसका ये कैपिटल का बैलेंस कहाँ भेज देंगे, उसके लोन अकाउंट में, तो टू जीज लोन अकाउंट। और बिजनेस की एक लायबिलिटी तो खत्म हुई, ठीक है ना, एक लायबिलिटी तो खत्म हो गई, पर दूसरी लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ गई जीज लोन के नाम से। तो जब लायबिलिटी बेटा रिड्यूस होती है, कैपिटल जब रिड्यूस हुआ, तो वो तो डेबिट हुआ जीज का, पर क्योंकि अब वो लोन है, वो एक लायबिलिटी है, तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये एंट्री होगी जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस लोन। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बेटा मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। और जो ये पहला ट्रांजेक्शन था ना, डेटर्स बिकम अ बैड डेट एंड प्रोविजन भी बनाना है आपने, तो ये एक अच्छा पॉइंट था बेटा। इसको हमेशा बोलते हैं ना कि
एग्जाम में रिवाइज कर जाना। मैंने आपको बोला भी था कि मेरा लेक्चर नंबर 20 जरूर पढ़ लेना, जहां पर मैंने बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक्स अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, मशीनरी, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय, टू, एट, ये सब पढ़ाया है बेटा। तो वो लेक्चर जरूर पढ़ें, तो आपको ना यहाँ पर फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और ये इसका आंसर है बेटा। तो फर्स्ट फ्रेम में मैं आपको रिवोल्यूशन तक दिखा रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना है इसको। फिर उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको भी कॉपी कर लेना बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद है बैलेंस शीट, तो इसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। कर लिया कॉपी, ठीक है। फिर इसके बाद ये जर्नल एंट्रीज हैं, तो फिफ्थ तक तो आपको दिख रही होगी बेटा स्क्रीन में जर्नल एंट्रीज, तो इसको कॉपी कर लेना। और उसके बाद फिर ये सिक्स से लेके सेवंथ ये एंट्रीज कॉपी कर लेना। तो इनके घर में बेटा प्रैक्टिस करना आराम से, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। थोड़ा लंबा हुआ लेक्चर बेटा, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व किया डिटेल्ड में आपके साथ, तो होता है वो थोड़ा सा आपको टच देने के लिए क्वेश्चंस के साथ। अदरवाइज बेटा मैं ऑलरेडी सोल्यूशन करके भी समझा सकता था, बट मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन मैं भी करके दिखाऊं आपको, और हमें एक टच मिले कि क्वेश्चंस को कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इन रिकॉर्डेड वीडियोस को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स और अपनी सोसाइटीज़ के बीच में शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे कॉमर्स के अंदर क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हो, आप अपना भी डेवलपमेंट कर सकते हो और अपने साथ के दोस्तों का भी डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके चेहरों पे और उनके चेहरों पे स्माइल आएगी मेरे थोड़े से भी एफर्ट को करके बेटा, तो वो मेरे लिए बोलते ना, इट मीन्स अ लॉट, मेरे लिए बहुत होगा बेटा वो, ठीक है। मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि हाउ आई फील, ठीक है। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी किसी के कोई डाउट होंगे तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप श्योर अपने डाउट्स लिखना, मैं एज फास्ट पॉसिबल आपकी क्वायरी का आंसर करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, सेम बना रहा।